नमस्कार दोस्तों। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए निवेशकों को दुविधा होती है कि शेयर बाजार में मुझे क्या मिलता है जब मैं निवेश करता हूं। क्या मुझे रोज बीटीएसटी करना चाहिए? क्या मैं रोज इंट्राडे करूंगा तो ही मैं पैसा कमाऊंगा? क्या मुझे ऑप्शंस जानने पड़ेंगे? क्या मुझे फ्यूचर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? अगर इतना ही सही में मुश्किल है तो फिर क्यों इसे एक बढ़िया एसेट कहते हैं? दोस्तों, हमें क्या अवार्ड मिलते हैं, ये जानने नए निवेशकों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज का एपिसोड दोस्तों आप लोगों को ये काम लग सकता है कि हमें अवार्ड के रूप में क्या मिलता है। क्या डिविडेंड बोनस बायबैक एक अवार्ड है? चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग इस एपिसोड में। ये एपिसोड में आपकी डिविडेंड बोनस बायबैक इंट्राडे बीटीएसटी की ये सब क्लियर हो जानी चाहिए, राइट? चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज का एजेंडा जो हमने कहा, हम आप क्या सीखने वाले हैं। हम लोग अवार्ड्स जो अलग अलग प्रकार के मिलते हैं ये सीखेंगे। अलग अलग प्रकार के डिविडेंड्स बोनसेस बायबैक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दोस्तों लेंगे। दोस्तों, अगर हम शेयर बाजार को इन्वेस्टमेंट के और पे देखें तो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट में हमें क्या मिलता है दोस्तों? अगर हमने प्रॉपर्टी लेके रखी है उसकी रेंटल इनकम आती है। कोई अगर हमारा एग्री लैंड है तो वो हमें प्रोडक्टिविटी देता है। ये हमारी इनकम हुई। उसके साथ ही दोस्तों, डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रख के एप्रिसिएशन भी दोस्तों हमें मिलता है। तो यह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक वेल्थ क्रिएशन का जरिया है, क्योंकि वो हमें जिंदगी भर की एक इनकम भी देता है और एप्रिसिएशन भी देता है, राइट? उसके साथ ही अगर हम जैसे मेटल देखें तो मेटल में हमें क्या मिलता है दोस्तों? चलो, मेटल हमने खरीदा, हमें पहनने को भी काम लगता है, ओकेशंस पे तो ये काम की चीज है, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, राइट? अब इन्वेस्टमेंट ये जो ऑर्नामेंट के अलावा यहाँ पे भी हमें अप्रिशिएशन मिलता है, क्योंकि लैंड हो मेटल हो ये लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है, तो इन्फ्लेशन जैसे या इन्फ्लेशन से थोड़े ज्यादा हमें रिटर्न इन सब चीजों में मिलते हैं दोस्तों। तो यस, इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये भी एक हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट गिनूं दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट में मुझे ऑप्ट करना होता है, या तो मेरे को एनुअल इनकम मिलेगी या एप्रिशिएशन मिलेगा। दोनों नहीं मिलेगा, दोनों लड्डू साथ में नहीं आएंगे। रिटायर्ड लोग ज्यादातर एनुअल इनकम यानी हर साल इंटरेस्ट मिले ये ऑप्ट करते हैं। और यंग लोग जनरली सोचते हैं कि ये जो थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा मुझे क्या काम लगेगा, इससे तो री इन्वेस्ट करो ताकि एप्रिशिएशन मिले। तो दो में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो, पर ये इसका एक लिमिटेशन है फिक्स डिपॉजिट का, राइट? ठीक है। कैश से अच्छा है, कैश पड़े पड़े डिके होता है दोस्तों, कैश की बाइंग कैपेसिटी घटती रहती है। तो कम से कम फिक्स डिपॉजिट में हो तो इन्फ्लेशन जैसे रिटर्न हमें मिलते हैं, राइट? अब वैसे ही हम बिजनेसेस में जब दोस्तों निवेश करते हैं, अलग अलग धंधों में डालते हैं पैसा, शेयर बाजार भी एक वही तरीका है जिससे हम अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है जब वो बिजनेसेस प्रॉफिट करते हैं? तो सालाना जो प्रॉफिट होता है हम भी स्टेक होल्डर का एक पार्ट है। तो जो प्रॉफिट होता है वो सारे स्टेक होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दोस्तों डिविडेंड के रूप में। पर पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, क्योंकि पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो भविष्य के प्लान के लिए बचेगा क्या? तो भविष्य के प्लान के लिए कुछ रकम रखी जाती है। डिविडेंड देने के बाद जो रकम रखते हैं उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं दोस्तों। अदर इक्विटी भी इसे कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। ये सारी चीजों को हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, क्योंकि ये इस साल का प्रॉफिट नहीं है। हम जो बरसों से प्रॉफिट इकट्ठा करते आए हैं वो रिटेन्ड अर्निंग है। तो दोस्तों, बिजनेसेस में निवेश करना एक वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। क्यों? हमने एक बार निवेश किया, पर एक बार निवेश करने के बाद वो बिजनेस जैसे जैसे हर साल कमाता है, हर साल मेरे बैंक में पैसे क्रेडिट होते हैं डिविडेंड के रूप में, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट बांट रही है। बाकी का जो प्रॉफिट हुआ वो रिटेन्ड अर्निंग में आता है, जिससे कंपनी के वैल्यूएशन बढ़ते हैं और वो भाव में रिफ्लेक्ट होता है। मार्केट कैप में दोस्तों यही चीजें रिफ्लेक्ट होती है। तो जो कंपनियां
कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती है, जो कंपनियों की रिटेन्ड अर्निंग फास्ट बढ़ती है, ऐसी कंपनियों के मार्केट कैप में रिफ्लेक्शन अच्छी आती है, राइट। जैसे डिविडेंड यानी क्या? डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमने क्या कहा? प्रॉफिट का एक डिस्ट्रीब्यूशन है बाय अ कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर। अब मालिक खुद भी तो शेयर होल्डर होंगे, हो सकता है 50% 40% हो, तो उन्हें भी दोस्तों यही तो फायदा होता है। कंपनी ने प्रॉफिट किया, 50% के वो हिस्सेदार है, उनको प्रॉफिट आए। आपका हिस्सा 1%, 2%, 5% जो होगा आपको मिलेगा, राइट। व्हेन अ कॉर्पोरेशन अर्न्स अ प्रॉफिट और सरप्लस, देखो प्रॉफिट भी हो सकता है या सरप्लस भी हो सकता है, कभी कोई प्रॉपर्टी सेल की हो, वो भी पैसा कॉर्पोरेशन के पास आ सकता है ना। इट इज एबल टू पे अ प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एज अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर। तो ये जो प्रॉफिट आया या सरप्लस आया, ये सरप्लस को डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर बांट सकते हैं। एनी अमाउंट not distributed is taken to be reinvested in the business called retained earning, right? जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो रीइन्वेस्ट हो जाता है, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। दोस्तों प्रॉफिट्स, द करंट ईयर प्रॉफिट, the current year profit as well as the retained earning of previous years are available for distribution। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जैसे अभी हमारी एजीएम है और हम चाहते हैं कि हमारे शेयर होल्डर को हम अवार्ड दें, तो क्या ध्यान में रखा जाता है? करंट ईयर प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है। इस साल हमने इतना मुनाफा किया, चलो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके साथ ये भी ध्यान में रखा जाता है अब तक का जो रिटेन्ड अर्निंग इकट्ठा हुआ है वो भी अच्छा है ना, सफिशिएंट। अगर बहुत अच्छा रिटेन्ड अर्निंग है, हम ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं है तो कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। So corporation is usually prohibited from paying dividend out of its capital। जो कैपिटल में नहीं है वो थोड़ी ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो प्रोहिबिटेड है। मैं इसके कुछ उदाहरण भी आपको दूंगा। टाइप्स ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर में बी इन कैश। कैश का मतलब, चलो ये साल 100 करोड़ प्रॉफिट किया, 50 करोड़ बांट दिया, तो आपके बैंक में कैश के रूप में क्रेडिट हो जाएंगे। सो इट इज यूजुअली अ डिपॉजिट इनटू अ बैंक अकाउंट। और इफ द कॉर्पोरेशन हैज अ डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे कई कंपनियों के एक्सपांशन प्लान होते हैं, तो वो सोचते हैं डिविडेंड अभी बांटना नहीं है, डिविडेंड रहने देते हैं, एक्सपांशन में काम लगेगा, राइट। तो वो केस में क्या होता है? डिविडेंड नहीं भी मिलता है। नेगेटिव नहीं है वो भी चीज दोस्तों, भविष्य में अच्छे और डिविडेंड मिलेंगे। So if the corporation has a dividend reinvestment plan, the amount can be paid by the issue of further share or by share repurchase। आपने कभी कभी बोनस सुना होगा, तो ये हो सकता है कि कंपनी कैश में डिविडेंड ना दे के आपको बोनस भी दे। तो बोनस में भी दोस्तों क्या होगा? आपको कैश नहीं मिलेगा, पर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से बायबैक भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो बायबैक में क्या होता है दोस्तों? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको फायदा होता है, क्योंकि परमानेंट शेयर होल्डर ही आपके साथ रहते हैं। जो टेम्पररी शेयर होल्डर जो कुछ गेन करने के लिए आए होते हैं, वो लोग बायबैक्स में धीमे धीमे निकल जाते हैं। इन दोनों ही चीजों के फायदे क्या है हम अभी बात करेंगे। टैक्स को दोस्तों ध्यान में रखना है, राइट। इसलिए क्योंकि ये जो हम पा रहे हैं प्रॉफिट डिविडेंड का, राइट, ये प्रॉफिट है। तो आप जो कंट्री में रहते हो, अलग अलग कंट्री के हिसाब से उसकी टैक्स लायबिलिटी लग सकती है, राइट। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिविडेंड में अगर हम प्योर डिविडेंड की बात करें, बोनस या बायबैक नहीं, तो डिविडेंड रेगुलरली मिलते हैं दोस्तों ऐसी कंपनियों में जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं। ये उनकी हैबिट्स होती है, देना या नहीं देना दोनों हैबिट है। ये हैबिट जैसे रिटेन्ड अर्निंग बढ़ेगी चेंज हो सकती है। तो दोस्तों इनकम डिविडेंड देती है, जैसे एक क्वार्टर खत्म हुआ, जैन फेब मार्च, ये क्वार्टर का अंदाजा आ गया कि ये क्वार्टर में हमने इतना मुनाफा किया है, तो कंपनी हो सकता है आपको इनकम डिविडेंड डिक्लेयर करे। अंदाजे से हमने 100 करोड़ प्रॉफिट किया है, चलो 50 करोड़ बांट देते हैं, राइट। सेकंड इनकम डिविडेंड, जैसे सेकंड क्वार्टर आया तब भी डिविडेंड दे सकती है, तीसरे क्वार्टर का भी डिविडेंड दे सकती है, चौथे क्वार्टर में भी, यानी पूरा साल खत्म हो गया तो अब कंपनी क्या करेगी?
चलो अंदाजा आ गया ये साल इतना पैसा मिला है, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करके काम खत्म कर लेते हैं। तो पूरे साल का एक अच्छा डिविडेंड भी दोस्तों हमारे पास आता है। जैसे एक मैंने यहाँ उदाहरण दिया है पेज, पिछले साल पेज का अर्निंग 300 रुपए का था, उनका टोटल प्रॉफिट तो बहुत होगा, पर वो टोटल प्रॉफिट सब शेयर होल्डरों का है। मेरे हिस्से की अर्निंग कितनी थी? 300 रुपया। पेज ने पिछले साल 200 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो आप गिन सकते हो अंदाजे से 65-70% डिविडेंड डिक्लेयर उन लोगों ने कर दिया, तो 200 रुपया मेरी बैंक में जमा हो गया, राइट। ये कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करता है, ये मैंने एक उदाहरण दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पेज का जो टर्नओवर था ये करीबन 63 करोड़ का था इन 2004। दोस्तों 2007-8 में इनका आईपीओ आया जब 200 करोड़ का टर्नओवर करते थे। हमने देखा कि इनका पास्ट अच्छा था, ये ग्रोथ करे ऐसा लगता है, वी इन्वेस्टेड इन पेज। मुझे उम्मीद थी कि पेज धंधा अच्छा करेगी। अब कितना करेगी देखो दोस्तों, ये तो वक्त ही बता सकता है। आप प्रेडिक्ट करने का प्रयास कर सकते हो, कईयों में आप गलत जा सकते हो, कईयों में सही जा सकते हो, राइट। तो यू कैन बी प्रिपेयर्ड। अब जब इनका टर्नओवर उस समय 200 करोड़ का था, पास्ट का अच्छा ग्रोथ देख के यहाँ पे निवेश किया। दोस्तों आज जब हम 10 साल बाद इसको देख रहे हैं तो 200 करोड़ का टर्नओवर 3000 करोड़ में पार हो गया, 10 गुना टर्नओवर बढ़ा, तो इनका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जबरदस्त हुआ। अब ये कंपनी वो टाइम भी डेट फ्री थी, इनके मार्जिन बढ़िया थे, राइट। तो कंपनी सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाई। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 2004 में कंपनी के प्रॉफिट 40 करोड़ थे, जब आईपीओ आया वो समय भी दोस्तों कंपनियों के प्रॉफिट करीबन 30 करोड़ थे। अब 30 करोड़ के प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते हमने क्या उम्मीद रखी होगी, 30 के 60 करोड़ भी प्रॉफिट ये 5-1 साल में हो जाए तो इट इज गुड। अब देख सकते हो ये दशक में 30 करोड़ के प्रॉफिट पूरे पूरे 10 गुना कन्वर्ट हो गए, राइट। करीबन 350-400 करोड़ का प्रॉफिट 10 गुना से ज्यादा प्रॉफिट बढ़े। ये होता है दोस्तों वर्टिकल ग्रोथ। कंपनी के मार्जिन एक्सपांड हुए, प्रॉफिट्स में हमें ज्यादा लाभ हुआ। कुछ कंपनियां ये सेक्टर में होगी जो प्रॉफिट में लाभ नहीं ले पाई होगी, अगर उनके सर पे डेप्थ होगी तो उनके मार्जिन अच्छे नहीं होंगे। तो इसका लाभ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों हमें कैसे मिला, यू कैन चेक हियर ईपीएस और डिविडेंड। कंपनी के प्रॉफिट बढ़े तो जो स्टेक होल्डर थे, इंडिविजुअल होल्डर के पास भी पैसे बढ़े होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट आईपीओ डेटा दिया हुआ है, अब देख सकते हो 2008 में ईपीएस हमारा 20 रुपए के आसपास था, तो डिविडेंड हमको 10 रुपए जितना मिला। कंपनी ने सोचा चलो 20 कमाए हैं, पर शेयर 10 रुपया बांट देते। तो हर साल ये डिविडेंड बांटते 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 अब ऐसा टाइम आ गया है कि ये साल में 2-3-4 बार भी डिविडेंड बांट देते। कंसिस्टेंट डिविडेंड क्यों मिले दोस्तों इन्वेस्टर को? क्यों? क्योंकि कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया है, कंपनी डेट फ्री है ऑलरेडी, इनकी रिटेन्ड अर्निंग तगड़ी है। दोस्तों अगर इन्वेस्ट किया होता 2007 में आईपीओ के समय पे, भाव इनका होगा करीबन 350-400 रुपए, जैसा मैंने 375 लिखा हुआ है। अब ये मत बहना पीयूष भाई आईपीओ लगते ही नहीं है, अरे ये आईपीओ भी नहीं लगा था। क्यों ये सोचते हो आईपीओ लगा नहीं लगा? अरे नहीं लगता है बाद में ले लो, राइट, क्या फर्क पड़ता है। अब 375 रुपए का आईपीओ के बाद का प्राइस, आज दोस्तों इसका ईपीएस ही 300 रुपया है। सोचो जितना आपने लगाया उतनी तो आपको हर साल अर्निंग हो रही है, ऑलमोस्ट 90% 80% हुई कि नहीं। दोस्तों आज ये डिविडेंड 250 रुपया दे रहा है साल का, जस्ट अंदाजा लगाओ जितना आपने निवेश किया कुछ भी करे बगैर। क्या रोज इंट्राडे किया है? क्या रोज बीटीएसटी खेला है? क्या रोज ऑप्शंस खेले होंगे? क्या फ्यूचर के बड़े बड़े दाव लगाए तब ये पैसा मिला? अगर आपको एसेट को रोज देखना पड़े और तब पैसे मिले तो वो एसेट ही नहीं। एसेट किसे कहते हैं? आपने एक पेड़ लगा दिया, कुछ समय तक उसका ध्यान रखो, पानी दो, खातर दो, पेड़ बनेगा, जिंदगी भर फल देगा। अगर जिंदगी भर आपको एक्टिव रहना है तो ये दूसरी नौकरी हो गई जो आपने ज्वाइन कर ली है। रोज देखो रोज देखो, रोज ओपन इंटरेस्ट चेक करो, ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट पड़े पड़े मस्त हर साल पैसा देता है आप, राइट। डिस्टर्ब फिर क्यों करने का? अब ये पड़े पड़े क्या किया है इसमें? कुछ भी नहीं। पड़े पड़े ये साल का 80% तो अब देने लगा है, डायरेक्ट क्रेडिट इन द बैंक। एप्रिशिएशन क्या हुआ?
40,000 भाव है, 10 गुना, 100 गुना। क्यों हुआ? कॉन्फिडेंस बढ़ा इन्वेस्टर्स का, कंसिस्टेंट इनकम आए। तो दोस्तों जरूरी नहीं है आप लोग ये बोलो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं शेयर बाजार में कैसे करूं। तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है इसीलिए तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है, ताकि भविष्य में टाइम ही टाइम रहे। ऐसी एसेट्स बना दो, कुछ समय बाद आप काम करो कि नहीं करो, बैंक में क्रेडिट होता ही जाना चाहिए पैसा। We can have early retirement, good retirement if you invest in good companies. दोस्तों डिविडेंड व्हाट every investor should know. दोस्तों we are paid interim dividend, final dividend, we are even paid special dividend. कभी एनिवर्सरी आ गई स्पेशल डिविडेंड भी मिलता है, कभी कुछ अच्छा काम हुआ स्पेशल डिविडेंड, बोनसेस आते, बायबैक्स आते। दिस ऑल आर डेफिनेटली अवार्ड्स। कैसे दोस्तों, चलो हम लोग देखते हैं। पहला तो डिविडेंड, पे डिविडेंड। एक जैसे कंपनी है उसने डिविडेंड पे किया, अब वो डिविडेंड अभी भी उसकी एक जेब में ही पड़ा हुआ है, इन माय पॉकेट, राइट। वो अभी जेब में पड़ा हुआ है एसेट में, कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा है, वो आप ही का है। जैसे ही उसने तय किया कि डिविडेंड यहां से निकाल के यहां दिया, तो एक पॉकेट से मेरी दूसरी पॉकेट में आया, मेरी एसेट की पॉकेट में पड़ा हुआ था, वहां से निकल के कैश पॉकेट में आ गया। तो एसेट डिक्रीज होगी कि नहीं? तो जब एसेट डिक्रीज होती है तो आपके भाव पे अफेक्ट आती है। तो कंपनी जब डिविडेंड पे करती है, पैसा बैंक में क्रेडिट होता है और आपका भाव डिक्रीज होता है, क्योंकि एसेट का पैसा बैंक में क्रेडिट हो गया। अब आप करो उसकी पार्टी। जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आपके शेयर का कीमत 100 रुपया है, डिविडेंड से पहले 3 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, वाओ, ये 3 मेरे बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। तो जब क्रेडिट हो जाएगा एक्स डिविडेंड, इसका कीमत 97 रुपीज हो जाता है, राइट। तो ये 3 रुपया बैंक में आया, आपकी एसेट कॉलम में से निकल के बैंक में क्रेडिट हुआ, तो एसेट कॉलम कितना डिक्रीज हुआ? 3 रुपए से। तो पर शेयर आपका भाव भी दोस्तों 97 रुपीज हो जाता है एक्स डिविडेंड। व्हेन शुड वी स्टार्ट अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड पेमेंट? दोस्तों मुझे कब मिलेगा डिविडेंड, या मैं अपने अकाउंटिंग में कैसे उसको सेट करूंगा कि भाई मेरे एक्स डिविडेंड क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, क्या अनाउंसमेंट डेट देखना चाहिए, क्या पेमेंट डेट देखना चाहिए? चलो दोस्तों ये डेटा देखें। जैसे अब ये एक कंपनी है स्ट्राइड फार्मा, बहुत लोग कहते हैं ना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उठाओ माल, है ना। ये कंपनी है जिसने अपनी कुछ कंपनियों को बेचा था। अब कंपनियों को बेचना कभी भी दोस्तों अच्छा नहीं माना जाता है, राइट। बढ़िया कंपनियां ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ करती है, वो दूसरों को खरीदती रहती है। तो दूसरों को जब खरीदते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, राइट, लेकिन रेगुलर फिर कंपनियों को उससे पैसा मिलता है। पर जब आप अपनी एसेट्स को बेचते हो, अब देखो नाकारा एसेट है, अगर प्रॉफिट नहीं कर रही है तो ठीक बात है, तो आपने बेचा तो इट्स नो प्रॉब्लम। पर अच्छी एसेट्स है जो आपको सेल्स और प्रॉफिट दे रही है, तो वो अच्छी बात नहीं है। अब जैसे ये जो कंपनी है, इन्होंने अपनी कुछ कंपनियों को बेचा, उनके पास 3-1 हजार करोड़ दोस्तों इसका आया। उस समय इनका भाव चलता था 1000 रुपया। इन्होंने डिविडेंड 500 रुपया देने का तय किया। तो डिविडेंड लोगों ने सोचा 1000 भाव चल रहा है, 500 डिविडेंड, 50% अर्निंग, वाओ, लेट अस बाय दिस कंपनी। तो हम लोग रोज देखते थे, रोज इसकी क्वेरी आती थी, पीयूष भाई ये कंपनी लेनी चाहिए कि नहीं, कितना बढ़िया डिविडेंड। टीवी में देखे रोज इसी के ढोल बज रहे, 5000 रुपया भाव है, 500 रुपया डिविडेंड देने वाली है। अब देखो होता क्या है, जिस दिन ये एक्स डिविडेंड हुई आपको 500 रुपया डिविडेंड मिला, हैप्पी। भाव हो गया 1000 से 350, हैप्पी। दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसा आया। तो जो टाइम पास इन्वेस्टर होते हैं, जो रोज यहाँ से वहां होते रहते हैं, असल में क्या फायदा होता है इससे? कुछ भी नहीं। आप डिविडेंड देख के लेने आ रहे हो, टीसीएस ने 7 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये देख के लेने आ रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा। क्या फायदा होगा, राइट। वो तो एसेट यहाँ से वहां जा रही है। तो एक्स डिविडेंड में 350 भाव, डिविडेंड 500 रुपया मिल गया। अब उसके बाद जब मैं वही इन्वेस्टर को मिल रहा हूँ, वो लोग अभी भी 1000 रुपया आने की वेट कर रहे हैं। 10 साल हो गए इस बात को, 8 साल, अभी भी नहीं आया है, राइट। क्या फायदा हुआ? अभी इसका भाव 600 रुपया है। आप देखो तो
पिछले 8 साल का आपको 7% कगार बेनिफिट हुआ, तो इससे तो एफडी में अच्छा मिल जाता, राइट? फिक्स डिपॉजिट में इतना ही मिलता, क्या मिला? फिर इंडियन इकोनॉमी का क्या फायदा है? अपनी इकोनॉमी इतना ग्रो कर रही है, उसका कोई लाभ नहीं हुआ हुआ आपको, कैसे हुआ? राइट? अभी भाव इसका अभी भी 600 रुपया चल रहा है। तो ऐसा सब नहीं करने का कि आप कोई चीज देख के बाय करने जा रहे हो। जैसे ये टीसीएस का मैंने पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छी जो कंपनी है उसमें बने रहने पे आपको जबरदस्त लाभ होता है। जैसे टीसीएस का जो डेटा है आप देख रहे हो, बोनस दिए। अब ये बहुत पुरानी कंपनी बाजार में नहीं है, बाजार में तो ये आए 2005-6 में ही, राइट? तो उससे पहले का डेटा आपको स्टॉक एक्सचेंज का नहीं होगा, पर कंपनी पहले से थी। टीसीएस हो, एचडीएफसी हो, मान लो हमने अगर ऐसी कंपनी लेके रखी हुई थी, कंसिस्टेंट इन लोगों ने, आपको दिख रहा है ये डेटा, हर साल आपको जब से वो आए डिविडेंड देते जा रहे हैं, बोनसेस देते जा रहे हैं, सो दीस ऑल आर अवार्ड्स। आप उम्मीद कर सकते हो यार मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद भी पैसा मिलता जाएगा। अब जैसे दूसरी तरफ डिमार्ट है, डिमार्ट जब से आईपीओ आया है कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, कभी भी बोनस डिक्लेयर नहीं किया, तो क्या फर्क है? डिमार्ट एक्सपांडिंग रोल पे है, टीसीएस एक्सपांड हो चुकी है, एचडीएफसी 3000 सिटी में पहुंच चुकी है, डिमार्ट नहीं पहुंची, अभी तो लिमिटेड से एरिया में है, इनको 3000 सिटी में पहुंचना है। तो अभी वो पूरा पैसा डिविडेंड में खर्च कर देंगे तो कैसे पहुंचेंगे? फिर लोन लेनी पड़ेगी, राइट? तो इट्स ऑल राइट अगर डिमांड डिविडेंड नहीं देता है, हमें कहना चाहिए तुम मत दो भाई, लेकिन फटाफट 3000 सिटी पहुंचो, नहीं तो कोई और पहुंच जाएगा। कोई तो राजा है ना खिलाड़ी नंबर 1, रिलायंस रिटेल, वो तो फुल बैटिंग कर ही रहा है। डिमांड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो दोस्तों, 80% स्टेक मालिक का है, वो चाहे तो 1000 करोड़ में से 800 करोड़ घर रख सकता है और लग्जरियस लाइफ जी सकता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सोचा कि भले मेरे को आज डिविडेंड नहीं चाहिए, आई विल री इन्वेस्ट इन द कंपनी इन द टर्म्स ऑफ एसेट्स, हम लोग और एक्सपांड करेंगे, 5 साल बाद मिलेंगे, राइट? मेरे को कितनी कंपनियां मैंने ली हुई थी जो नहीं देती थी स्टार्टिंग में डिविडेंड, आज बहुत अच्छा दे रही है। अब टीसीएस ही देखो, पहले 30% डिविडेंड देते थे, फिर 35, फिर 40, पिछले साल 100%, 80% डिविडेंड दिया, राइट? बजाज कंपनियां पिछले साल 80% डिविडेंड दिया, पहले नहीं देती थी, कम देती थी, 20-20% देती थी। तो ये सब कंपनियां तगड़ी है, तो आज आपको दे रही है। तो डिविडेंड देने नहीं देने से बहुत बड़ा फर्क दोस्तों नहीं पड़ता है, राइट? ये दोस्तों आपके सामने पूरा पूरे के पूरा टीसीएस का दोस्तों हिसाब है। देखो जस्ट 2005 में 8000 करोड़ का धंधा, 1800 करोड़ का प्रॉफिट, 3000 करोड़ का रिजर्व, बढ़ते 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 आज करीबन इस साल तो 2022 में ये 2 लाख करोड़ पहुंचेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। 2 लाख करोड़ का धंधा, 32,000 करोड़ का प्रॉफिट है, हो सकता है ये लोग करीबन 40,000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच जाए। रिजर्व इनका 86,000 करोड़ है, राइट? ये लाख करोड़ हो सकता है। अब ये जो रिजर्व इनका हुआ, वो उन्होंने इतनी सारी बार डिविडेंड दिया हर साल, तो भी इतना रिजर्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? देखो प्राइस इनका जब आईपीओ आया 1200 रुपये था, 1200 रुपीज, अभी का रियल ईपीएस इनका 700 रुपये का है, 692। जो आपको दिख रहा है वो मत देखो, इन्होंने कई बोनसेस दिए हैं, तो सही में इनका ईपीएस 700 रुपीज है। जस्ट अंदाजा लगाओ, अगर आपने लाख रुपया डाला था, 700 रुपया, तो ये आपको हर साल की अर्निंग दे रहा है यार। 50% और किधर मिलता है हर साल का डिविडेंड दोस्तों? 350 रुपया ये आपको हर साल का दे रहा है। अब ये कब तक मिलेगा? आपने एक बार वो पौधा डाला था जस्ट अभी 15 साल पहले, अभी वो पौधा आपको ह्यूज पैसा हर साल दे रहा है, तब तक देता जाएगा जब तक टीसीएस धंधा करेगी। जब तक दुनिया चलेगी, कंपनियों को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती जाएगी, आपका ये पैसा जिंदगी भर आपके पास बिना कुछ कर रहे आएगा यार। और लोग बिजी है कुछ और करने में, और बीटीएसटी बताओ यार कुछ अच्छा, क्या बात दोस्तों। ये कैसे टाइमलाइन होता है डिविडेंड का, थोड़ा मैं समझा देता हूँ। डिक्लेरेशन एक डेट होती है, एक होती है डिक्लेरेशन डेट। जैसे 100 रुपया है भाव और कंपनी ने डिक्लेयर किया कि दिस हम लोग डिविडेंड 3 रुपया देने वाले, तो जब एक्स डिविडेंड डेट आएगी
तब आपका शेयर कितना हो जाएगा, 100 का 97। एक होती है दोस्तों रिकॉर्ड डेट, होल्डर्स आफ्टर दिस डेट आर नॉट एलिजिबल, मतलब रिकॉर्ड डेट पे अगर आपके पास शेयर है तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। जो लोग पहले ले लेंगे और रिकॉर्ड डेट में भी उनके पास शेयर होगा, उनको डिविडेंड तो मिलेगा, पर अगेन वही चीज है, भाव भी घट जाएगा, राइट। पेमेंट डेट, शेयर होल्डर विल गेट मनी क्रेडिटेड। तो पेमेंट डेट उसे कहते हैं जिस दिन पैसा उड़ के आपके बैंक में आएगा, दिस इज योर पेमेंट डेट, खुशी वाला दिन। साइकिल गोल्स ऑन, यही साइकिल चलती रहती है और ईयर, द मोर योर कंपनी ग्रो द मोर बिगर क्रेडिट्स अपनी बैंक में आते जाएंगे। सो दिस इज द साइकिल ऑफ डिविडेंड। सी दिस इज द टाइमलाइन ऑफ टीसीएस। हम इसको जरा प्रैक्टिकल समझते हैं। अभी टीसीएस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, तो अभी नहीं किया है, 30 सितंबर। 30 सितंबर यानी क्या दोस्तों, देखो अप्रैल मई जून क्वार्टर 1 था, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2 खत्म हुआ। तो जैसे क्वार्टर 2 खत्म हुआ 30वीं तारीख को टीसीएस को अंदाजा तो होगा ना, भले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए पर उनको अंदाजा है कि हमने इतना मुनाफा किया है। तो वो लोग ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग 7 रुपया डिविडेंड देने वाला। ये हमारा सेकंड इंटर्म डिविडेंड है क्योंकि सेकंड क्वार्टर का है। ये इन्होंने कब डिक्लेयर किया था दोस्तों, 30 तारीख को ही डिक्लेयर कर दिया था, राइट। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी एक्स डिविडेंड डेट क्या होगी। उन्होंने अगर 7 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है तो जो उनका भाव है दोस्तों एक्स डिविडेंड के समय पे, उनका भाव भी 7 रुपया कम हो जाएगा। जैसे 19 अक्टूबर इन्होंने रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर की थी, मतलब देखो आज जब मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो आज मेरे ख्याल से 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर को ही हमें ये पता है कि 19 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट है। तो जिनके पास 19 अक्टूबर को डीमेट में शेयर होंगे वो सारे शेयर होल्डर एलिजिबल होते हैं ये 7 रुपए के डिविडेंड के लिए। पेमेंट डेट क्या है, 3 नवंबर इज द पेमेंट डेट। उड़ते उड़ते पैसा 7 रुपया आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज पेमेंट डेट। साइकिल गोज ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। ये अलग अलग जार्गन से जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है ताकि भविष्य में पूछना नहीं है एक्स डिविडेंड की डेट क्या होती है, वीडियो में देख लो क्या है, राइट। सो अवार्ड आपको मिलता है एक डिविडेंड के रूप में। नए निवेशक इसको छोटा गिनते, उनको पता नहीं कि ये पेड़ कितना बड़ा होने वाला है। और बायबैक्स, दोस्तों ये बायबैक भी हमें समझना चाहिए। ये डिविडेंड, बायबैक्स, बोनसेस के रूप में दोस्तों शेयर होल्डरों को अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बायबैक समझने का प्रयास करें तो बायबैक जब अनाउंस होता है ये एक टेंडर ऑफर के रूप में भी अनाउंस हो सकता है, जिसमें कंपनी टेंडर लॉन्च करती है कि आप लोगों को मेल में हमने ये टेंडर दिया हुआ है, भर दो इसको, हम लोग आपका शेयर बाय करेंगे ये प्राइस पे, 100 रुपया भाव चल रहा है, मैं 120 पे आपके शेयर खरीदूंगा। आपके पास 100 शेयर है, ज्यादा से ज्यादा 100 शेयर ले सकते हो सकता है हम आपके 10 शेयर भी ले, पर ये कीमत पे हम आपके शेयर को खरीदेंगे। तो एक होता है टेंडर ऑफर बायबैक का, राइट। ऐसी भी अपॉर्चुनिटी आती है और शेयर होल्डर बायबैक में दे देते हैं कि चलो 20 रुपया ज्यादा मिल रहा है दे दो। प्राइवेट नेगोशिएशन भी होता है, राइट, कि भाई आपके पास इतने शेयर है, जस्ट गिव अस योर ऑल शेयर्स टू अस, हम आपको ये भाव ऑफर करेंगे। दोस्तों तीसरा तरीका बाय शेयर्स इन ओपन मार्केट। कंपनियां ओपन मार्केट शेयर भी बायबैक करती है। ये कंपनियों के लिए मोस्ट फ्लेक्सिबल वाला प्लान है, भाव में और समय मर्यादा में दोनों में अच्छा भाव डिस्कवर कंपनियों के लिए भी दोस्तों होता है बायबैक में। दोस्तों बायबैक से फायदा क्या होता है, दोस्तों बायबैक का जो पैसा है वो भी इधर से ही आता है, इधर से कंपनी के रिजर्व में जो पैसे पड़े हुए रिटेन्ड अर्निंग के, वही कंपनी का इस्तेमाल किया जा, वही पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। बायबैक में कंपनियां शेयर होल्डर को पूछती है ये 120 रुपया दे रहा हूं, दे दो मेरे को शेयर वापस। इससे क्या होता है, कंपनियों के शेयर होल्डर कम होते हैं, राइट। तो जो टेम्पररी इन्वेस्टर है वो लोग निकल जाते हैं, परमानेंट शेयर होल्डर तो रहते ही है।
पर फायदा क्या? दोस्तों बायबैक करने पे कंपनी सिग्नल दे रही है बाजार को, हमारा भविष्य जबरदस्त है, एकदम उज्जवल भविष्य है कंपनी का। देखो 10 रुपए का शेयर हम 120 में भी बाय कर रहे हैं, राइट? तो एक अच्छा सिग्नल दिया। दूसरा, ये एक सिग्नल है अंडर वैल्यूएशन होने का, कि देखो 120 रुपए में हम बाय कर रहे हैं। जैसे 3300 पे टीसीएस ने बायबैक का ऑफर किया था, तो टीसीएस क्या कह रहा था? तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम्हारे पास शेयर है, लो पैसा पकड़ो, शेयर वापस दे दो, हम खरीदेंगे 3300 में। तो टीसीएस को अपना भविष्य कितना उज्जवल नजर आ रहा हो। तो बायबैक्स आर अ गुड सिग्नल फॉर मार्केट। परमानेंट शेयर होल्डर का इससे ईपीएस बढ़ता है, जैसे हम लोग तो परमानेंट शेयर होल्डर है, राइट? तो हमको बहुत खुशी होती है जब बायबैक आती है, तो क्योंकि टेम्पररी इन्वेस्टर निकल जाते हैं इसमें से। परमानेंट शेयर होल्डर को क्या लाभ है? हर साल बायबैक आने दो, धीमे धीमे क्या होता है कि इक्विटी कम होता है, तो शेयर होल्डर कम होते हैं, तो हमें बिना कुछ करे इंडिविजुअल अर्निंग बढ़ जाती है। तो परमानेंट शेयर होल्डर की इनकम ऑटोमेटिकली, प्रॉफिट अगर 15% से बढ़े, ईपीएस 20% से बढ़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर बायबैक से, राइट? तो एनुअल अर्निंग्स भी बढ़ेगी और डिविडेंड भी हमें ज्यादा मिलेगा इसकी वजह से, राइट? इससे दोस्तों भाव पे भी अफेक्ट पॉजिटिव आती है, राइट? सो दिस वाज समथिंग अबाउट बायबैक। अब इसका एक भाई है, राम और श्याम, नहीं चलो सीता और गीता, स्टॉक स्प्लिट, ये भी हुआ ना। तो स्टॉक स्प्लिट क्या है? इज इट वर्थ? न्यू इन्वेस्टर शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बोनसेस, बायबैक्स एंड स्टॉक स्प्लिट। बोनसेस में फिर भी रिटेन्ड अर्निंग का पैसा आपको बोनस के रूप में मिला। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है दोस्तों? स्टॉक स्प्लिट एक मैं उदाहरण देके आपको बता रहा हूं दोस्तों। शेयर है, 1 करोड़ शेयर है कंपनी ए के, आपके पास एक शेयर पड़ा हुआ है उसका। यही जो कंपनी है, ये स्प्लिट होने के बाद कंपनी की जो टोटल शेयर है 1 करोड़, वो 2 करोड़ हो जाते हैं। स्प्लिट कर दिया, आपके पास 100 रुपए की नोट है, आप आए मेरे पास, मैंने 250 की दे दी। एक छोटा बच्चा होगा तो खुश होके जाएगा, वाह मेरे को 2 नोट है मेरे पास। और कोई बड़ा व्यक्ति अगर स्प्लिट को बहुत बढ़िया फायदा समझे, तो हम उन्हें नोट कह सकते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा खुश हो जाएगा, हम बड़े हैं, हमें पता है ये 250 की 2 नोट मेरी जेब में पड़ी हुई है, कोई वैल्यूएशन में फर्क ही नहीं पड़ा, हम क्यों खुश हो जाते हैं? कोई कारण ही नहीं है, राइट? तो आपके पास एक शेयर पे 2 हो गए, वैल्यू तो उसकी वही की वही रहेगी नहीं, तो क्यों खुश होने का है? देखो मार्केट कैप से कंपनियों के वैल्यूएशन जाने जाते। अब जैसे मार्केट कैप यानी क्या? मार्केट कैप मतलब, मार्केट कैप अगर कोई कंपनी का 100 करोड़ है, मतलब मैं ये पूरी कंपनी को 100 करोड़ में खरीद सकता हूँ। तो हम ये स्प्लिट वाला जो फंडा है, इसे मार्केट कैप से समझते हैं। आपकी जो कंपनी है उसके पास शेयर कितने थे? 1 करोड़, 100 रुपए का भाव था, कितने का मार्केट कैप हुआ? 100 करोड़ का मार्केट कैप आपकी कंपनी का हुआ। अब ये स्प्लिट होने वाली है, वाओ 10 तारीख को, चलो उठाओ माल। मार्केट कैप तो उसका 100 करोड़ ही रहेगा। कितना रहेगा? मार्केट कैप थोड़ी ना स्प्लिट बोनस ये सब चीजों से बढ़ते हैं, मार्केट कैप तो उसका वही रहा 100 के 100 करोड़, राइट? हुआ क्या, ये 1 करोड़ के शेयर 2 करोड़ हो गए, डबल। पर 100 रुपए की जो वैल्यू थी वो 50 रुपया हो गई। तो मार्केट कैप तो आपका जितना था उतने का उतना ही है, देर आर नो चेंजेस इन स्प्लिट। तो स्प्लिट ब्लिट देख के दौड़ने का नहीं ले देखिए। ये जैसे एमआरएफ का एक मैंने उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, क्यों दिया है समझा देता हूँ। बहुत लोगों को लगता है एमआरएफ ने जबरदस्त पैसा कमा के दिया, अच्छी बात है, अच्छा कमा के दिया, पर आप ये मत बोलो इसने सबसे ज्यादा कमा के दिया। जो लोग खाली भाव देखते हैं ना, उनको ये लगता है इससे ज्यादा मदरसन सुमी ने कमा के दिया है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, भले उसका भाव 100 रुपया है, राइट? और उसने इतनी भारी बार स्प्लिट बोनस दी है कि भाव छोटा है, तो लोगों को लगता है नहीं कमा के दिया होगा। दोस्तों जस्ट एक उदाहरण एस्ट्रल पॉली का है यहाँ पे। 2008 में, इन 2008 इनका आईपीओ जब आया था, 150 रुपये इनका भाव था। ये भी मैंने एक्स आईपीओ ही लिया है,
करंट मार्केट इनका 2300 रुपए का है, तो लोगों को लगता है आईपीओ अच्छा है, एस्ट्रल 10 गुना जितना तो हुआ, 10 गुना नहीं हुआ है। इसका रियल प्राइस 46,000 होता है दोस्तों। इसने बोनसेस दिए, एमआरएफ ने बोनसेस नहीं दिए, राइट। पाल कृष्ण एमआरएफ का भाई है ये। 2008 में इसकी कीमत थी 700 रुपया, अभी इसकी कीमत है 2600। आप सोचोगे कितना कमा के दिया, खाली 3 गुना। इसका रियल प्राइस 26,000 है दोस्तों, बोनसेस, राइट। तो बोनस स्प्लिट से क्या होता है ना कि कीमत आपकी कम हो जाती है, राइट। तो खाली भाव देख के आप कभी नहीं जान पाओगे कंपनी ने कितना वेल्थ क्रिएट किया है, उसका हिसाब करना होता है। ये सब जफा में नहीं पड़ने का, राइट। कंपनी कोई कॉर्पोरेट एक्शन ना करे, कंपनी स्प्लिट ना करे, बोनस ना करे, तो भी वो कंपनी के वैल्यूएशन जबरदस्त बढ़ेंगे। कोई जरूर नहीं है सब चीज की, तो भी बढ़ने वाले। जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग, ऑलवेज थिंक लॉन्ग term. Just invest in consistent companies and do not worry about corporate action. So why leave your finances to chances? ये स्प्लिट कर रही है मैं ले लूं, ये बोनस दे रही है मैं ले लूं, ये डिविडेंड देने वाली है मैं ले लूं, ये चांसेस पर मत जाना। ये क्राइटेरिया प्रॉपर नहीं है लेने के लिए। लेने के लिए दूसरे क्राइटेरिया बनते हैं दोस्तों, वो देखना। So some tips and insights what every investor need to know: invest and do not disturb. Just check regularly that whether what you have expected, the sales and profits, is your company going on the same track or not. Remember the 50-30-20 rule. We are not going to discuss today because we have already discussed several times. Simple rule है, तगड़ा rule है. Know your risk profile. अगर आपके पास सफिशिएंट कैश बचता है तो ज्यादा निवेश करो। अगर आपके पास कम कैश बचता है, बार बार पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कम करो, राइट। डाइवर्सिफाई एंड फोकस योर इन्वेस्टमेंट। डाइवर्सिफाई भी करो और फोकस्ड भी करो। कीप ऑन इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करते जाओ दोस्तों, पैसा कमाते जाओ दोस्तों। अगर आप सीखना चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अवर टीम। टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। देयर आर सेवरल बैचेस गोइंग ऑन। अक्टूबर बैच चालू होगी, भाग लेना हो ले सकते हो। ये हमारा वेबसाइट है, सीखना है खाली, जस्ट इंफॉर्मेशन लेना है। तो ये हमने वेबसाइट इसलिए रखा हुआ है ताकि इंफॉर्मेशन लेने वाले को इंफॉर्मेशन भी मिलती जाए, अगर सीखना नहीं है तो। अगर आपको ऐप के द्वारा इंफॉर्मेशन लेने हैं तो ऐप भी है, एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप डाउनलोड कर दो, रोज इंफॉर्मेशन लेना चालू कर दो, वहां पे भी आप कुछ सीख पाओगे, राइट। लेकिन सबसे बड़ी एसेट जो होती है वो लर्निंग है। एक यही चीज है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है दोस्तों। लर्न करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।